14 अगस्त 1947 भारत की आजादी से सिर्फ एक दिन पहले भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। क्या खोया था हमने 14 अगस्त को? क्यों आदरणीय अटल जी को 15 अगस्त के उल्लास में भी ऐसी हृदय विदारक कविता लिखनी पड़ी? 14 अगस्त को जो खोया, क्या 15 अगस्त कभी उसकी भरपाई कर पाया? आज बात इसी विषय पर होगी, लेकिन पहले 76 वर्षों की हमारी उपलब्धियों का एक रिकैप। 15 अगस्त 1947, इस तारीख को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सबको पता है ये वही पहला दिन था जब देश ने पहली बार आजाद हवाओं में सांस ली थी और संकल्प किया था, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। पिछले 76 सालों में हमने सुई से सैटेलाइट तक की यात्रा की है, मून और मार्स पर अपना तिरंगा फहराया है और अपने पौरुष और प्रताप से आज हम दुनिया का चौथा सबसे मजबूत मिलिट्री पावर बन चुके हैं। हम कहां से कहां आ पहुंचे, ये समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II 1926 में जब उनका जन्म हुआ, तब भारत पर ब्रिटिश राज था और कभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रह चुका भारत ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स में ढूंढने से भी नजर नहीं आता था। 1965 आते आते हम आजाद तो हो चुके थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से अपील की थी कि सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, और अपील करने से पहले खुद शास्त्री जी ने हफ्ते में एक दिन भोजन त्याग दिया था। 57 साल 57 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पिछले साल 8 सितंबर 2022 को रानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ और तब तक हम उन्हीं के इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके थे। हमारा अगला संकल्प है 2029, जब हम जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन आज मेरा विषय थोड़ा अलग है। आज मैं आपको उपलब्धियों की उमंग नहीं, आंसुओं का वो अध्याय सुनाऊंगा जिसकी कीमत पर हमने 15 अगस्त 1947 कमाया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और मैं आज आपको उस त्रासदी में, उस ट्रेजेडी में वापस ले चलूंगा जिसने 10 लाख से ज्यादा जीते जागते लोगों को लाशों में बदल दिया और करोड़ों बेघर जीवन भर अपनों की याद में तड़पते रहे। मानव इतिहास की 10 सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल इस विपदा का नाम है भारत विभाजन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान तो याद ही होगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। क्या कभी राष्ट्रगान गाते हुए हम इस वेदना को भूल सकते हैं कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र तो अब भी हमारा है, लेकिन सिंध हमसे बिछड़ गया। 17 अगस्त 1947 किताबी नजर से भारत को देखने वाला एक अंग्रेज अफसर रैटक्लिफ, जो खुद कभी भारत आया ही नहीं था, उसने कागज के नक्शे पर एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना लकीर खींच दी कि मानवता शर्मसार हो गई। ये लकीर किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं, एक जीते जागते राष्ट्र पुरुष के सीने पर खींची गई थी। भारत का विभाजन एक देश का विभाजन नहीं, मानवता का विभाजन था, मानव सभ्यता का विभाजन था और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का विभाजन था। क्या क्या खोया हमने विभाजन की विभीषिका में। मां गंगा इधर रह गईं और हमारी सभ्यता की पहचान, जिनके नाम पर हमारे पूर्वज हिंदू कहे गए, वो मां सिंधु उस पार चली गईं। धोलावीरा, कालीबंगा इस पार, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो उस पार। नालंदा, विक्रमशिला इधर रह गए और हमारे महान आचार्य चाणक्य का तक्षशिला उधर चला गया। बाबा अमरनाथ बर्फानी इस तरफ रह गए और पवित्र शारदा मठ उस तरफ चला गया। हरमंदिर साहिब, श्री केसगढ़ साहिब इधर रह गए और श्री करतारपुर साहिब उधर चला गया। नागार्जुन, दिनकर इधर रह गए और जोश मलिहाबादी, जॉन एलिया सब उधर चले गए। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा।
किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं, लोग ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए। लाखों हमेशा हमेशा के लिए बेघर और अनाथ हो गए। अनगिनत माँओं और बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी और बेबस सिंधु सतलुज की घाटी में पानी से ज्यादा खून बह रहा था। न जाने कितने गांव उजड़ गए। चौपालों में देश दुनिया की बातों पर गुलगुलाते हुक्के खामोश हो गए। कुओं से टकराकर छलकते पानी की वो छपाक मौन हो गई और न जाने कितने घरों में चूल्हे पर चढ़ी पतीली के उतरने से पहले घर वालों के सर उतार दिए गए। गिल्ली डंडे, कंचे और ताश के पत्ते मैदानों में बिखरे रहे। अध सजी गुड़िया अपने पूरे सजने का इंतजार करती रही, लेकिन उसे सजाने वाले नन्हे नन्हे हाथ मौत की नींद सो गए। न जाने कितने शरणार्थी बंटवारे की उस लाल लकीर को पार करने से पहले ही अपनी जिंदगी से हार गए। बंगाल, पंजाब और राजस्थान के मैदानों में अंतिम संस्कार को तरसती लाशें और काफिलों पर हो रहे दहशतगर्दों के हमले पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन सबकी संवेदनाएं शून्य हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिर्फ आतंकवाद और दहशतगर्दी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के जाने माने विचारक परवेद हूद भाई कहते हैं, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि जिन्ना और उनके साथियों ने क्या सोचकर पाकिस्तान बनाया था। भारत विभाजन के मात्र 1 साल बाद जिन्ना का निधन हो गया और मरने से पहले उन्होंने भी स्वीकार किया कि भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। पाकिस्तान हैज टर्न्ड आउट टू बी अ फेल्ड स्टेट। जिन्ना कुछ बरस और जी लेते तो अपनी आंखों से देखते कि भारतवर्ष को खंडित करने वाला पाकिस्तान 1971 में खुद ही 2 टुकड़ों में टूट गया। यानी जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। परिणाम यह है कि आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कतार में हैं और दिशाहीन पाकिस्तान असफलता और आतंकवाद में फंसकर बर्बाद होने के कगार पर है। क्यों हुआ ये बंटवारा और क्या ये बंटवारा टल सकता था? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसका जवाब व्हाट्सएप से नहीं, इतिहास से पूछेंगे। मैं भारत विभाजन का रक्त रंजित इतिहास बताऊं, इससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। इस महान देश की सीमाओं को स्वतंत्र रखने के लिए आज भी इस देश की माएं सरहदों को बेटे दान करती हैं। ऐसी ही एक भावुक कहानी हमने एक गीत में कही है जिसका नाम है वंदे भारतम। इस वीडियो को देखने के बाद अपने फौजियों के सम्मान में वंदे भारतम जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वापस लौटते हैं विभाजन की विभीषिका पर। पार्टीशन पर आम सहमति बन चुकी थी। 18 जुलाई 1947 माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पार्लियामेंट ने कानून को ब्रिटेन के शाही दरबार भेज दिया और रॉयल सिग्नेचर की स्याही ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान बना और फिर भारत को आजादी मिली। भारत जैसे चिरंजीवी राष्ट्र का विभाजन पूरी मानवता के लिए एक अर्थक्वेक जैसी घटना थी। आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ कि इस्लामिक इन्वेजन के 1200 साल बाद जब हम स्वतंत्र और अखंड राष्ट्र बनने की दहलीज पर पहुंचे तो हमें खंडित होना पड़ा, टूटना पड़ा। हमारे ऋग्वेद में जिस सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है उसे अपनी सीमा से बाहर करना पड़ा और 15 अगस्त की खुशी के बावजूद हमारी आंखें नम बनी रहीं। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन सहिष्णुता पर इतने हमले किए कि हिंदू और मुसलमान 2 अपोजिट पोल्स की तरह अलग हो गए। शाही आदेशों पर हजारों मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे प्राचीन ग्रंथ जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ निंदनीय अपराध हो रहे थे और तलवार की नोक पर असंख्य हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई पल्प फिक्शन नहीं है। इतिहास में लाल स्याही से ये पन्ने लिखे गए हैं। अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार विल डुरांट लिखते हैं, इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हर युग अपने खलनायकों को सुधरने का एक मौका जरूर देता है। मुगलों को भी यह मौका मिला दारा शिकोह के रूप में, लेकिन औरंगजेब जैसे घने अंधेरे ने दारा शिकोह नाम का दीपक निगल लिया। तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश लेकर सारी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हमारा भारत एक बार फिर अंधेरे में डूब चुका था।
और अगर आपको लगता है कि भारत विभाजन की बात 1947 में पहली बार हुई थी तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। इस कहानी की भूमिका औरंगजेब मरने से पहले लिख चुका था। वो जालिम बादशाह जिसकी नापाक कब्र पर कुछ खुदगर्ज नेता आज भी आंसू बहाने और फातिहा पढ़ने जाते हैं। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मरने के बाद उसके राज्य को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए। ये भारत विभाजन का पहला विचार था। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता कमजोर होती गई और भारत मुगलों के हाथ से निकलकर कब अंग्रेजों के पास पहुंच गया किसी को पता ही नहीं चला। भारतीय चेतना में पहला कंपन हुआ 1857 में, जिससे भारत ही नहीं ब्रिटिश क्राउन भी थरथरा उठा। इस क्रांति का बीज बोने वालों में सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, एक महान संत भी थे, स्वामी श्री दयानंद सरस्वती, जिनको हम क्रांति पिता के नाम से आज भी याद करते हैं। स्वामी जी की क्या भूमिका थी 1857 के संग्राम में, मैं इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा जरूर, ताकि आपको भी पता चले कि इस देश में राज सत्ताओं को ललकारने वाले परशुराम और चाणक्य अंतिम ब्राह्मण नहीं थे। 1857 की क्रांति से अंग्रेज घबरा गए। उनको जरूरत थी एक ऐसे संगठन की जो विद्रोह के ऐसे मौकों पर सेफ्टी वॉल्व का काम कर सके। उन दिनों लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय हुआ करते थे। उनके इशारे पर एक अंग्रेज ऑफिसर A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अब डफरिन को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कांग्रेस ही, उन्हीं की बनाई हुई कांग्रेस, एक दिन ब्रिटिश राज के विरुद्ध हो जाएगी। जब ऐसा हुआ तो अंग्रेजों को फिर से डर सताने लगा। सेफ्टी वॉल्व अब संकट का रूप ले रहा था। ब्रिटिश क्राउन के पास अब एक ही उपाय बाकी था, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वायसराय डफरिन ने सर सैयद अहमद खान, नाम से कुछ याद आया? वही सर सैयद जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उनको कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने का निर्देश दिया। हमारी एकता तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया और फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। पोलराइजेशन के इस नंगे नाच को कानूनी रूप तब मिला जब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर अंग्रेजों ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए। सरल शब्दों में कहूं तो वो क्षेत्र जहां सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते थे और मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे। पूरब में ढाका और पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के क्षेत्रों में मुस्लिम लीग मजबूत होती जा रही थी और देश सांप्रदायिकता की आग में जलता जा रहा था। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग बराबर उत्साह के साथ शामिल हुए थे, लेकिन आंदोलन के अचानक समाप्त हो जाने के कारण गांधी जी के प्रयास असफल साबित हुए। 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करनी शुरू की। वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1932 में चौधरी रहमत अली इससे भी 2 कदम आगे चले गए और उन्होंने इस प्रस्तावित देश को नया नाम दे दिया, पाकिस्तान। ये वो समय था जब कभी सेक्युलर रहे जिन्ना मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। घटनाओं का ये क्रम चलता रहा और फिर आया 16 अगस्त 1946 यानी डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद अली जिन्ना के एक इशारे पर बिहार से लेकर ढाका और पंजाब से लेकर पूरा उत्तर पश्चिम भारत दंगों की आग में जलने लगा। मजहब के नाम पर लगी इस आग में 2 लाख से ज्यादा निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। अकेले नोआखली में 50,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हुई। महात्मा गांधी 4 महीने नोआखली में रहे, लेकिन उनके अहिंसक विचार मजहबी कट्टरता पर बेअसर रहे। पूरा देश आंसुओं और खून में डूबा हुआ था और इसी बीच रेडक्लिफ ने 10 लाख भारतीयों के खून से एक लकीर खींच दी। ये है 14 अगस्त का सच, और इसीलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करते हैं, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 15 अगस्त भारतवर्ष का सबसे बड़ा महोत्सव है, पूरी धूम से मनाइएगा, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 15 अगस्त हमने 14 अगस्त की कीमत पर कमाया है। कुछ याद उन्हें भी कर लीजिएगा जो घर से निकले तो लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। उस लकीर को भी याद कर लीजिएगा जो आज भी हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के सीने पर पड़ी हुई है। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के 2 टुकड़े, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आज़ादी। आने वाले
स्वतंत्रता दिवस की आकाश भर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे भारतम।